हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर मूवी हाइप। और आज मैं लेकर आई हूँ स्क्विड गेम सीजन 1 का पार्ट 2, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे एपिसोड 3, 4 और 5 की डेंजरस और इमोशनल कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में सभी प्लेयर्स को कार से स्क्विड गेम के बेस पर लाया जाता है, जो कि एक आइलैंड होता है। डिटेक्टिव भी उनके साथ पीछा करते हुए आ जाता है और वो स्क्विड गेम के एक वर्कर को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है और अपने कपड़े उसको पहनाकर अपनी आईडी उसके पॉकेट में डालकर उसे पानी में फेंक देता है। अंदर सभी प्लेयर्स को स्टाफ रेडी करते हुए उनके कपड़े चेंज कर रहा होता है। और यहाँ हम एक डिटेल नोटिस करते हैं कि सब प्लेयर्स के कान के पास उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसको स्कैन किया जा सकता था। और यही मेंबर्स के मार्क्स पर भी ऐसे डिटेल मेंशन होते हैं। अब अंदर जब कपड़े चेंज किए जा रहे थे, तभी प्लेयर 067, जो कि बेहोश नहीं थी, वो एक नाइफ छुपाकर अपने साथ में अंदर ले जाती है। अब जब सबको होश आता है, तो सारे प्लेयर्स आपस में मिलते हैं और आपस में टीम बनाने लगते हैं। गिहुन उस ऑल मैन से मिलता है और उसको बोलता है कि गिहुन सिर्फ उस ऑल मैन के कहने से ही वापस आया है। यहाँ पर अली और सांगो भी उन दोनों के साथ थे और वे लोग आपस में टीम बनाने का प्लान करते हैं। वही दूसरी ओर ब्लैक मार्क्समैन, जिसको फ्रंटमैन भी कहा जाता था, वो अपने स्टाफ से बोलता है कि जो भी प्लेयर रिजर्व नहीं हुए हैं उन पर भी नजर रखी जाए। अब कुछ देर बाद लोगों को मील दी जाती है और गिहुन, सांगबू, अली और ऑल मैन साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी ऑल मैन ये बोलता है कि ये जो गेम्स हैं, ये सारे गेम्स उसने अपने बचपन में खेले हैं। गिहुन भी उस बात पर एग्री करता है और कुछ गेम्स के नाम भी बोलता है। फिर अली ये बोलता है कि उसको इन गेम्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिस पर सांगबू उसको बताता है कि वो अली को सिखा देगा। रात को सब लोग सो जाते हैं और एक प्लेयर 212 बाथरूम जाती है, जहाँ पहले तो मार्क्समैन उसको मना करता है, पर बाद में वो उसको जाने देता है। और उसके साथ प्लेयर 067 भी आती है। अब वो प्लेयर सिगरेट स्मोक करने लगती है और प्लेयर 067 प्लेयर 212 के कंधे पे चढ़कर वैन से होते हुए आगे के रूम चेक करती है कि उसमें क्या हो रहा है। फिर उसको किचन दिखाई देता है, जहाँ पर ढेर सारे शुगर को मेल्ट किया जा रहा था। इसके बाद में वे दोनों ही वापस आ जाते हैं। वही डिटेक्टिव भी अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर एक मार्क्समैन को उस पर थोड़ा शक हो जाता है। इस रूम में डिटेक्टिव कैमरा को भी नोटिस करता है। यहाँ पर हर एक पर्सन पर पूरी तरह नजर रखी जाती थी। अब रात को सोते समय वो डिटेक्टिव यहाँ पर हर एक चीज को अपने फोन में नोट कर लेता है, जो कुछ भी उसने यहाँ पर देखा था। अगली सुबह सभी प्लेयर्स को खाना दिया जाता है और सेकेंड गेम की अनाउंसमेंट भी हो जाती है। अगले गेम के बारे में सब सोच रहे होते हैं कि नेक्स्ट गेम क्या होगा। और हम एक प्लेयर को देखते हैं जिसको अपने मेल में एक पेपर मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था। अब मार्क्समैन आकर सबको गेम के लिए लेकर जाते हैं और गेम ग्राउंड में उन लोगों को 4 डोर्स मिलते हैं, जिन पर अलग अलग शेप्स बने हुए थे, जैसे अम्ब्रेला, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्टार। सांगवू ने प्लेयर 067 से गेम के बारे में पूछा था कि उसने क्या देखा, और उसको शुगर के बारे में पता चल गया था और सांगवू ने गेम का नाम इजीली गेस भी कर लिया था। फिर गिहुन यहाँ सांगवू से बात करते हुए पूछता है कि उसको क्या लगता है कि नेक्स्ट गेम कैसा होगा, पर सांगवू उसको बोलता है कि उसको कुछ नहीं पता। सांगवू यहाँ पर ये भी बोलता है कि उसको नहीं पता कि नेक्स्ट गेम कैसा होगा। अभी यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं, अगर सांगवू चाहता तो गिहुन को बता सकता था कि उसने कौन सा गेम गेस किया है, पर उसने नहीं बताया। इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो सांगवू आदमी है वो थोड़ा सा सेल्फिश है। फिर साथ में सांगवू ये भी बोलता है कि सबको अलग अलग ही रहना चाहिए और अलग अलग गेम भी खेलना चाहिए। अब गेम शुरू होता है और सब लोगों को अपने चुने हुए डोर पर एक बॉक्स मिलता है, जिसमें एक बड़ी सी डिस्क जैसी कैंडी थी। अब हमको इस गेम के बारे में पता चलता है और इस गेम में उन लोगों को डिस्क के बीच में बनी हुई शेप को बिना तोड़े हुए डिस्क से बाहर निकालना था, और जो भी इसमें फेल होता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब सभी प्लेयर्स गेम खेलना शुरू करते हैं और जिनके पास में ट्रायंगल शेप था
वे लोग तो इजीली गेम खत्म कर देते हैं, और जिनके पास में अम्ब्रेला और सर्कल्स और स्टार जैसे टफ शेप थे, वे लोग गलती कर देते हैं, जिसके रिजल्ट के रूप में उन लोगों को शूट करके मार दिया जाता है एज एलिमिनेशन। गिहुन अपने गेम में बहुत परेशान हो रहा था एज उसको अम्ब्रेला शेप मिला था। अब बाकी के सारे प्लेयर्स को अपने अपने शेप के साथ में गेम खेलता हुआ देखते हैं, जहां पर एक प्लेयर 212 एक लाइटर से अपने कैंडी का शेप निकालते हुए चीटिंग करके गेम को फिनिश करती है, और वो प्लेयर 101 को भी अपना लाइटर दे देती है, जिससे प्लेयर 101 भी अपना गेम कंप्लीट कर लेता है। अब गिहुन को यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रही थी और वो लोगों को मरते हुए भी देखकर बहुत परेशान हो जाता है। तभी सडनली उसको एक आइडिया आता है और वो कैंडी को लीक करके अपनी शेप को बाहर निकाल लेता है, और उसको देखते हुए बाकी के कंटेस्टेंट भी ऐसा ही करते हैं। अब तक काफ़ी प्लेयर्स अपना गेम फिनिश कर देते हैं और प्लेग्राउंड से चले जाते हैं, और जो लोग वहाँ पर बचे हुए थे उनको शूट करके मार दिया जाता है। एक आदमी उन मार्क्समैन से बचते हुए उनके लीडर को पकड़ लेता है और उसको अपना चेहरा दिखाने को बोलता है, और वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति अपना मास्क हटा लेता है, जिसकी एज काफ़ी कम होती है, और फिर वो प्लेयर खुद को ही शूट करके मार देता है। अब तभी फ्रंटमैन वहाँ पर आता है और वो उस लीडर को भी मार देता है और बोलता है कि किसी भी कंडीशन में उन लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाना है, और ये एक रूल है। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि इनके मास्क के ऊपर जो शेप बनी हुई है उसका मतलब क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो स्क्वायर वाला मार्क्स वाला आदमी है वो लीडर है, और यहाँ पर जो ट्रायंगल वाले हैं वो उनसे नीचे आते हैं, एंड जो सर्कल मार्क्स वाले आदमी हैं वो उनसे भी नीचे आते हैं, और यहाँ पर उनसे भी बड़ा जो बॉस है वो फिलहाल यहाँ पर फ्रंटमैन है। और दोस्तों, इसी के साथ में हमारी एपिसोड 3 का भी अंत हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर गिहुन और ऑल मैन अपना गेम कंप्लीट करके हॉल के अंदर आते हैं, और उनको देखकर सांगवो थोड़ा सा अपसेट नजर आता है। अब उस हॉल में प्राइस मनी का कंटेनर आता है और उसमें और भी ज़्यादा पैसे भर दिए जाते हैं, ऐसे और लोग मारे जा चुके थे। अब सभी लोगों को मील दिया जाता है, और प्लेयर 101 और उसके 4 साथी मिलकर 2 बार मील ले लेते हैं। फिर लास्ट में बचने वाले 5 लोगों को मील नहीं मिलती, और उन लोगों में से एक प्लेयर 101 से लड़ने लगता है। अब प्लेयर 101 उसको मारने लगता है और उसको पीट पीट कर मार ही डालता है, और उसको मारने से कोई भी नहीं रोक पाता। इवन मार्क्समैन भी कुछ नहीं करते और उसको मारने देते हैं। अब उस जगह पर सारे लोग अलग अलग टीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। सबको डर था कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर दूसरे प्लेयर्स को मारना दे। दूसरी ओर हम एक प्लेयर को कुछ मार्क्स पर्सन के साथ में देखते हैं, और यहाँ पर वो प्लेयर जो कि एक डॉक्टर भी था, वो एक डेड बॉडी के पार्ट्स निकाल रहा था। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बतानी चाहूँगी कि इन मार्क्समैन ने उस डॉक्टर को पहले ही गेम में हेल्प की थी, जहाँ पर उसको पहले से ही गेम की सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब वो डॉक्टर अपना काम खत्म कर देता है, और वो मार्क्समैन उसको एक देकर गेम की इन्फॉर्मेशन दे देता है, जहाँ उस एक के अंदर एक पेपर नोट था। वापस हॉल में जाने पर वो अपने लिए टीम ढूंढने लगता है, और वो प्लेयर 101 के पास में जाकर उसके साथ टीम अप कर लेता है और उसको अगले गेम की इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। फिर रात को अब अगला गेम चालू होने वाला था, और सारे मास्क पहने हुए गार्ड्स उस हॉल के गेट के बाहर आ जाते हैं, और फ्रंटमैन कंट्रोल रूम से सब पर नज़र रखे हुए था, जिसके बाद में गेम शुरू कर दिया जाता है। गेम असल में ये था कि सारे प्लेयर्स को आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को मारना था। यहाँ पर मेनली प्लेयर 101 ज़्यादातर लोगों को मार रहा था। प्लेयर 101 दूसरे प्लेयर 067 पर अटैक करता है, जिसको गिहुन बचा लेता है। बहुत सारे लोग अभी तक मारे जा चुके थे, और ऑल मैन अब एक ऊंची जगह पर चढ़कर सब रोकने की भीख मांगता है, और फ्रंटमैन गेम को रोक देता है। गार्ड्स अब हॉल के अंदर आ जाते हैं और लोगों को लड़ने से रोक देते हैं। हॉल में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, जिनके नाम की अमाउंट कंटेनर में भर दी जाती है, और डेड बॉडीज को विद रिस्पेक्ट जला दिया जाता है। रात को सभी लोग बैठकर आपस में बात करते हैं, जहाँ पर गिहुन की टीम अपने अपने नाम बता रहे थे, और ऑल मैन को अपना नाम ही याद नहीं आता,
और प्लेयर 067 अपना नाम बताने से इनकार कर देती है। दूसरी ओर प्लेयर 101 की टीम भी साथ में ही थी और वे लोग आपस में बात कर रहे थे और प्लेयर 212 प्लेयर 101 को अपने साथ बाथरूम में ले जाती है जहां वे लोग इंटीमेट होने लगते हैं और प्लेयर 212 प्लेयर 101 से धोखा ना देते हुए साथ रहने का बोलती है और आखिरी तक साथ में गेम कंटिन्यू करने का बोलती है, जिस पर प्लेयर 101 एग्री हो जाता है और बोलता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर हमको उन दोनों प्लेयर्स का नाम भी पता चल जाता है। यहाँ पर प्लेयर 101 का नाम था डाक्सू और प्लेयर 212 का नाम होता है हान मिन्यो। हान मिन्यो यहाँ पर डाक्सू से बोलती है कि वो और डॉक्टर उससे कुछ छुपा रहे हैं, जिस पर डाक्सू इनकार कर देता है और साथ ही वादा करता है कि वह हान मिन्यो के साथ एंड तक रहेगा। वही दूसरी ओर अपने रूम में डिटेक्टिव भी आज मिली हुई न्यू डिटेल्स को नोटिस करता है। सुबह गीहुन ऑलमैन से बात करता है जहाँ ऑलमैन उसको बताता है कि वो रात से सोया ही नहीं और जागता रहा ताकि कोई उन पर हमला ना कर सके। अब अगले गेम की अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी लोग दूसरे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर न्यू गेम में 10 लोगों की एक टीम बनानी थी और सांगवू और गीहुन अली से बोलता है कि उनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की टीम बनानी चाहिए और सभी लोग अलग अलग होकर और प्लेयर्स को ढूंढने लगते हैं। फिर उसके बाद डाक्सू के पास हान मिन्यो आती है जिसको डाक्सू अपनी टीम में लेने से मना कर देता है एज वो एक लड़की थी और हान मिन्यो को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और वो गीहुन की टीम में चली जाती है जहाँ सांगू भी उसको नहीं लेना चाहता था, बट वे लोग उसको ले लेते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी थी। सारे प्लेयर्स को ढूंढने के बाद में गीहुन और सांगू की टीम में एक ऑल मैन 3 लड़कियां थी और उनकी टीम वहाँ की सबसे कमजोर टीम थी, जिससे सांगू थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हारने वालों को हार नहीं मिलती बल्कि मिलती है मौत। अब अगला गेम शुरू होता है और उन सबको एक बड़े से ब्रिज पर लाया जाता है और उस गेम का नाम होता है टग ऑफ वार, जिसमें 2 टीम्स आमने सामने होंगे और उन टीम्स में 10 प्लेयर्स थे और उनको एक रोप को अपनी साइड पर खींचना होगा और जो टीम रोप को अपनी साइड खींच लेगी वो विनर होगी और उसके ऑपोजिट वाली टीम जो होगी वो नीचे गिरकर मारी जाएगी। अब गेम शुरू होता है और सबसे पहले डाक्सू का मैच था जिसके अंदर डाक्सू की टीम जीत जाती है और विरोधी टीम नीचे गिरकर मारी जाती है। अब नीचे डेड बॉडीज को उठाने वाले वर्कर्स में कुछ लोग एक डेड बॉडी की बॉक्स को मार्क कर लेते हैं और ये लोग वही थे जो बॉडीज के ऑर्गन्स को सेल क्या करते थे। अब अगली बारी आती है सांगू और गीहुन की टीम की, जिस पर वो लोग पहले से ही परेशान थे क्योंकि वो सबसे कमजोर टीम थी, तो उनकी हार तय हो गई थी। अब गीहुन यहाँ पर ऑल मैन से टग ऑफ वार के लिए टिप्स मांगता है और ऑल मैन अपने एक्सपीरियंस से बताना शुरू करता है कि ये गेम स्ट्रेंथ का नहीं है बल्कि प्लानिंग का है। ऑल मैन उन सबको गाइड करता है और वो लोग उसके बताए अनुसार ही करते हैं और वो लोग लीड करने लगते हैं। वो अपने शरीर को पीछे झुका देते हैं और 10 सेकंड तक रस्सी को होल्ड करके रखते हैं, जिससे सामने वाली जो टीम होती है वो फिसलने लगती है और वहीं पर ये मौका पा लेते हैं और ये रस्सी को जोर से खींचते हैं। वो लोग जीत ही रहे थे कि कुछ गलती से ऑपोजिट टीम गेम लीड करने लगती है और सडनली संगू एक आइडिया देता है कि उनको एक सारे कुछ कदम आगे जाना चाहिए, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि आगे तो वहाँ पर खाई थी। बट गीहुन यहाँ पर सांगू की बात मान लेता है और सबको कन्विंस भी कर लेता है और वो सभी लोग अचानक से कुछ कदम आगे चले जाते हैं एंड स्क्विड गेम एपिसोड 4 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में सांगू के कहने पर उसकी टीम कुछ कदम आगे बढ़ा देती है, जिससे अपोजिट टीम का बैलेंस खराब हो जाता है और वो डिसबैलेंस होकर लड़खड़ा जाते हैं, जिसका फायदा सांगू की टीम उठाती है और अब वो लोग फुल पावर के साथ रोप को अपनी साइड में खींचने लगते हैं, जिससे अपोजिट टीम नीचे गिर जाती है और सांगू की टीम जीत जाती है। सभी लोग अब वापस आने लगते हैं जहाँ पर एक लड़की प्लेयर 240 और दूसरे प्लेयर 244 की आपस में बहस हो जाती है। प्लेयर 244 गॉड से प्रे कर रहा था अपनी टीम के लिए,
जो प्लेयर 240 को पसंद नहीं आती। उसका ये कहना था कि यहाँ पर सांगबू और उस ऑल मैन की वजह से वो लोग आज जीते हैं, ना कि गॉड की वजह से। अब सभी लोग अपने डोम में आ जाते हैं, जहाँ पर डाक्सू और उसकी टीम उन लोगों को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर हानमिन और डाक्सू को चिढ़ाने लगती है। अब अगले दिन में हम कुछ मार्क्समैन को देखते हैं जो कि ऑर्गन्स निकालने का काम करवाते थे डॉक्टर से, और वो एक बॉडी को जलाने के लिए डाल भी देते हैं, लेकिन वो बॉडी जलती नहीं है और नीचे चली जाती है। डोम के अंदर सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि उनको फिर से होने वाले अटैक से बचना चाहिए, जिसके लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बड़े से बैरिकेड्स को वहाँ पर लगा देंगे और बारी बारी से रात को दो दो लोग मिलकर निगरानी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सांगवू और अली नज़र रखने का डिसाइड करते हैं। वो लोग बैरिकेड्स बना लेते हैं और डाक्सू गिहुन के पास में आता है और उसको डराने की कोशिश करता है, जिस पर गिहुन उसको बोलता है कि डाक्सू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है और लड़ाई के टाइम पर उसके साथ वाले ही उसको मार देंगे, जिससे डाक्सू सोच में पड़ जाता है और अपनी टीम के पास में वापस जाकर वो अटैक के लिए मना कर देता है और सबसे ये बोलता है कि आज रात वो लोग रेस्ट करेंगे। पर साथ ही साथ यहाँ पर डाक्सू को डॉक्टर की भी टेंशन हो रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं था। तो यहाँ पर डाक्सू को ऐसा लग रहा था कि वो कहीं उसके साथ भी ना गेम खेल दे। अब रात में सांगवू और अली नज़र रख रहे होते हैं, जहाँ पर अली सांगवू को कॉर्न खाने के लिए देता है, जो कि उसका थैंक्स बोलने का तरीका था, क्योंकि सांगवू ने अली की हमेशा हेल्प करी थी और वो लोग आपस में ही एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद में ही सांगवू गिहुन को जगा देता है और गिहुन ऑल मैन के साथ नज़र रखने का काम करने लगता है, जहाँ पर गिहुन को अपने पास के कुछ विजन आ रहे थे, जहाँ पर लोग एक दूसरे को मार रहे थे। अब ऑल मैन गिहुन को होश में लाता है और यहाँ पर गिहुन बताता है कि वो एक कार कंपनी में 10 साल पहले काम किया करता था, जहाँ पर हड़ताल चालू हो गई थी क्योंकि उन लोगों को अचानक से ही जॉब से निकाल दिया गया था। तो कंपनी डूबने का जो ब्लेम था वो वर्कर्स पर आ गया था और वही वो वक्त था जहाँ गिहुन बाप बनने वाला था, जिसके कुछ ही टाइम के बाद में उसकी बीबी उसको छोड़कर चली गई थी। खैर, अब यहाँ पर हुआ ये था कि हड़ताल करने के बाद में वहाँ पर किसी आदमी की मौत हो गई थी, जिसका गिहुन को काफ़ी दुख था, जिसके बाद में उसने अपनी जान बचाई और फिर गिहुन ने ड्राइवर का काम शुरू कर दिया, जहाँ से वो थोड़े बहुत पैसे तो कमा लेता था, लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। यहाँ पर ऑल मैन गिहुन को दिलासा देता है और तभी अचानक से ही ऑल मैन की तबीयत खराब हो जाती है, जहाँ पर गिहुन उसको सुला देता है और उसके साथ में प्लेयर 067 नज़र रखने लगती है, जिसने ऑल मैन के सर पर पत्ती रखने के लिए अपनी पानी दी थी। फिर अगले दिन में हम डॉक्टर को एक डेड बॉडी के पार्ट्स निकालता हुआ देख पाते हैं और यहाँ पर मार्क्समैन के साथ छुपकर वो डिटेक्टिव भी यहाँ पर आ गया था। वो मार्क्समैन अब एक प्लेयर का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके ऑर्गन निकालते टाइम उसके अंदर एक ही किडनी थी और वो होश में आने लगा था। उस प्लेयर ने खुद को बचाने की कोशिश करी थी, जिसके बाद में उन लोगों ने उसको मार दिया था, जिसको ये लोग ज़ॉम्बी बोल रहे थे। डिटेक्टिव उस प्लेयर के बारे में पूछता है, जिससे एक मार्क्समैन को उसके ऊपर शक हो जाता है और वो डिटेक्टिव को अपना मार्क्स हटाने के लिए बोलता है, लेकिन डॉक्टर उन लोगों पर गुस्सा करके उसको शांत कर देता है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हर चीज़ पर नज़र रखी जाती थी, लेकिन इस सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग यहाँ पर ऑर्गन्स बेचने में मिले हुए थे और जब कभी भी स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ दिखाया जाता था तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ थे जो मिले हुए थे वो लोग स्क्रीन को ही क्लियर कर दिया करते थे, यानी कि वहाँ पर लोग होते थे लेकिन वो दिखते नहीं थे। तो बेसिकली वो किसी और टाइम की वीडियो को या फिर किसी और जगह के एंगल को दिखा दिया करते थे, ताकि यहाँ पर फ्रंटमैन को या फिर उससे बड़े जो लोग हैं उनको कुछ भी पता ना चले। अब वो डिटेक्टिव अपने मास्क हटाने की जगह पर अपने गन को निकालने लगता है, लेकिन डेविड डॉक्टर उन लोगों पर गुस्सा करके उनको शांत कर देता है कि वो ऐसे शोर शराबे में ऑर्गन्स को नहीं निकाल सकता। अब ऑर्गन्स निकालने के बाद में एक मार्क्समैन उसको बैग में रख लेता है और उनको डिलीवर करने के लिए जाने लगते हैं, जो कि यहाँ पर ये काम था एम्प्लॉय नंबर 28 और 29 का, और 29 यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव है।
तो इनिशियली इन दोनों को यहाँ पर एज ड्राइवर्स भर्ती किया गया था और इनके यहाँ पर एक शिप भी आने वाली थी, जिसके बाद में ये मार्केट में जाकर इन ऑर्गन्स को अच्छे खासे दामों में बेचने वाले थे। और ये पैसा हायर लेवल पर नहीं जाता था, बल्कि इन्हीं लोगों के बीच में बच जाया करता था। खैर, डिटेक्टिव और मार्क्समैन एक सीक्रेट रास्ते से पानी की तरफ जाते हैं, जिसके बारे में मार्क्समैन बताता है कि ये रास्ते वीआईपीज के लिए है, जिसके बारे में डिटेक्टिव पूछता है कि कौन से वीआईपीज, बट वो मार्क्समैन उसको कुछ भी नहीं बताता। लेकिन यहाँ एक इन्फॉर्मेशन ये निकल कर आती है कि जब भी वीआईपीज यहाँ से खेल को देखकर निकलते हैं तो इस जगह को उड़ा दिया जाता है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। अब यहाँ पर डॉक्टर वो मार्क्समैन से पूछता है कि अगला गेम क्या है, जिस पे वो मार्क्स पहने हुए आदमी ये बोलता है कि फ्रंटमैन ने उसको कुछ भी नहीं बताया है। अब डॉक्टर को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक मार्क्समैन पर अटैक कर देता है और उसको जान से मार देता है और उसके बाद में वो बाहर भाग जाता है, जिसका पीछा दूसरा मार्क्समैन करने लगता है। इधर डिटेक्टिव उस मार्क्समैन को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि जिस बिना किडनी वाले प्लेयर के बारे में वो बात कर रहा था वो उसका भाई था, जिस पर वो मार्क्समैन बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो प्लेयर एक लड़की थी और उन्होंने उसके साथ में सेक्सुअल असल्ट भी किया था। मार्क्समैन डिटेक्टिव से खुद को छोड़ने की बात करता है और उसका साथ देने को बोलता है, लेकिन डिटेक्टिव उसको शूट करके मार देता है। यहाँ डॉक्टर भागते हुए प्लेग्राउंड में आ जाता है जहाँ पर मार्क्समैन भी था और वो उसको बातों में उलझा कर पकड़ कर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फ्रंटमैन और बहुत सारे मार्क्समैन भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रंटमैन का ये कहना था कि वो डेड बॉडीज या फिर ऑर्गन्स के साथ क्या करें उससे उसके कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इस गेम का एक नियम है कि यहाँ पर हर एक प्लेयर को फेयर प्ले करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि असल दुनिया में ऊंच नीच और गरीबी और अमीरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लोग एक बराबर हैं। और मार्क्समैन ने इस नियम को खराब करके गेम को बिगाड़ा है बाकी प्लेयर्स के लिए। इतना कहते ही फ्रंटमैन उस मार्क्समैन को मार देता है और दूसरे मार्क्समैन जो होते हैं वो उस डॉक्टर को भी शूट करके मार देते हैं, क्योंकि वो भी इस अनफेयर गेम में मिला हुआ था। यानी कि अब तक जो डॉक्टर को जानकारी दी जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स बेचने के लिए थी। इस बारे में फ्रंटमैन को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे उसको ये पता चला कि इन ऑर्गन्स की वजह से यहाँ पर गेम खराब हो रहा है तो उसने बाकी दो मार्क्समैन को भी मार डालता है। और ऑब्वियसली अब बाकी सारे जो लोग यहाँ पर मिले हुए थे वो लोग भी यहाँ पर शांत हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग मरना नहीं चाहते। डिटेक्टिव अब उस सीक्रेट रास्ते से वापस जाकर फ्रंटमैन के रूम में आ जाता है और उसके लॉकर को चेक करने लगता है कि वही फ्रंटमैन को भी सीक्रेट रास्ते के बाहर पानी के पास में मार्क्समैन की लाश मिल जाती है, जो कि एम्प्लॉय नंबर 28 था। और वो समझ जाता है कि इंट्रूडर अभी भी उनके बीच में ही है, जिसको ढूंढना चालू हो जाता है। अब फ्रंटमैन सब जगह में हर एक कैमरा को चेक करवाता है और प्लेयर्स 2 में भी गार्ड जाकर छानबीन करने लगते हैं। अब डिटेक्टिव को बहुत ढूंढने के बाद भी एक फाइल मिल जाती है और उसमें उसको अपने भाई का नाम भी मिल जाता है और फॉर्म भी मिल जाता है, जो कि 2015 में जीत चुका है। और एपिसोड 5 का अंत यहीं पर हो जाता है।